तो आज हम एक ऐसे क्रिप्टो टोकन की कहानी में उतर रहे हैं जिसके बारे में इंटरनेट पर कहा जा रहा है कि वो फुल बीस्ट मोड में है। नाम है TUFT, जो ट्रेजर NFT इकोसिस्टम का हिस्सा है। हमें जो जानकारी मिली है वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। बिल्कुल, एक तरफ तो बातें हो रही हैं एक ऐसे सुपरसोनिक कॉम्बो की जिसमें NFT, DeFi, गेमिंग, रिवॉर्ड्स, मतलब सब कुछ है। हाँ, दावा है कि इसके 12 लाख से ज्यादा होल्डर्स हैं, एक नया ट्रेजर चेन लॉन्च होने वाला है और बाइनेंस पर लिस्टिंग की अफवाहें भी हवा में हैं। माहौल एकदम गर्म है। लेकिन बहुत बड़ा है। इन्हीं दावों के साथ हमें कुछ बहुत गंभीर चेतावनियां और आरोप भी मिले हैं। हमारे पास यूजर्स के जोशीले पोस्ट हैं, टोकन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का तकनीकी विश्लेषण है और साथ ही कुछ खोजी लेख भी हैं जो इसे सीधे सीधे एक घोटाले का नाम दे रहे हैं। तो फिर मामला क्या है? एक तरफ इतनी तारीफें, दूसरी तरफ इतने आरोप। आज का हमारा मिशन है इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करना। हाँ, प्रचार के शोर और असलियत के बीच का फर्क समझना और ये जानना कि ट्रेजर NFT के टफ टोकन की सच्चाई क्या हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सारा उत्साह आ रहा है। क्यों लोग इसे लेकर इतने उत्साहित हैं? हमारे सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ एक मीम कॉइन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ट्रेजर NFT और ट्रेजर फंड इकोसिस्टम का दिल बताया जा रहा है। सही कहा, इसका एक ठोस इस्तेमाल बताया गया है। स्रोतों के अनुसार TUFT टोकन का इस्तेमाल प्लेटफॉर्म पर NFT बनाने यानी मिंट करने और उन्हें खरीदने बेचने की फीस के लिए होता है। लेकिन असली बड़ी बात भविष्य की योजना से जुड़ी है। वो ट्रेजर चेन वाली। एग्जैक्टली, जिसे ट्रेजर चेन कहा जा रहा है। ट्रेजर चेन ये एक लेयर 2 ZK रोलअप है ना? ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझिए कि इथेरियम एक बहुत बड़ा, बहुत व्यस्त शहर का मेन हाईवे है। ठीक है। जहां हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है और टोल टैक्स यानी गैस फीस बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है। ZK रोलअप उस मेन हाईवे के ऊपर बना एक सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे है। अच्छा। ये हजारों छोटी छोटी गाड़ियों मतलब ट्रांजैक्शंस को एक बड़े ट्रक में लोड करता है और एक ही बार में मेन हाईवे पर भेज देता है। ओके, तो एक साथ बंडल करके। हाँ, नतीजा स्पीड बहुत तेज हो जाती है और हर गाड़ी का टोल टैक्स ना के बराबर हो जाता है। TUFT इसी में एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स यानी गैस टोकन बनेगा। ठीक है, तो भविष्य की योजना तो काफी दमदार लगती है, लेकिन वर्तमान में इस टोकन के कोड के बारे में भी काफी अच्छी बातें कही जा रही है। मैंने पढ़ा कि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत साफ है। हाँ, बिट्रू के एक विश्लेषण में इसकी काफी तारीफ की गई है। TUFT का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट BSC स्कैन पर वेरीफाइड है, यानी कोई भी इसका कोड पढ़ सकता है। और इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, ओनरशिप खत्म कर दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ? ओनरशिप खत्म होने से क्या फायदा है? इसका मतलब ये है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने के बाद इसे बनाने वाले भी इसके नियम नहीं बदल सकते। अच्छा। वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकते, नए टोकन नहीं बना सकते या सप्लाई में कोई हेरफेर नहीं कर सकते। ये एक तरह से तिजोरी बनाकर उसकी चाबियां फेंक देने जैसा है। समझ गया, जो कम्युनिटी में भरोसा जगाता है कि नियम सबके लिए एक जैसे रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। और दूसरी बात, इसमें कोई खतरनाक फंक्शन नहीं है। मतलब कोड में ऐसा कोई छिपा हुआ दरवाजा नहीं है जिससे डेवलपर किसी के भी वॉलेट को ब्लैकलिस्ट कर दे, किसी का बैलेंस बदल दें या ट्रांजैक्शन को रोक दें। और तीसरी और सबसे आकर्षक बात है जीरो टैक्स पॉलिसी। जीरो टैक्स? खरीदने बेचने पर कोई टैक्स नहीं? 0% टैक्स। ये ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तकनीकी तौर पर देखें तो ये कोड वाकई में साफ और सुरक्षित लगता है। एक मिनट, यहाँ मुझे कुछ खटक रहा है। जीरो टैक्स सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये लंबे समय के लिए टिकाऊ है? अच्छा सवाल है। अगर प्रोजेक्ट कोई फीस नहीं ले रहा तो वो अपना डेवलपमेंट, मार्केटिंग और ऑपरेशन का खर्चा कैसे निकाल रहा है? कहीं ये भी तो एक खतरे की घंटी नहीं? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। देखिए, कई नए प्रोजेक्ट्स शुरुआत में जीरो टैक्स की रणनीति अपनाते हैं। ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए? हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित कर सकें और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा सकें। उनकी योजना होती है कि भविष्य में जब उनका इकोसिस्टम जैसे ट्रेजर चेन लॉन्च होगा तब वे वहां से फीस के जरिए कमाई करेंगे। लेकिन इसमें जोखिम तो है। हाँ, जोखिम जरूर है। अगर भविष्य की योजनाएं सफल नहीं हुई तो प्रोजेक्ट के पास आय का कोई स्रोत नहीं बचेगा।
समझ गया। चलिए अब कम्युनिटी की बात करते हैं। 12,60,000 से ज्यादा होल्डर्स, ये संख्या तो बहुत बड़ी है। बहुत ज्यादा। कुछ यूजर्स तो इसे क्रिप्टो की अगली क्रांति बता रहे हैं। बाइनेंस स्क्वायर पर एक पोस्ट में तो इसे NFT प्लस DeFi प्लस गेमिंग प्लस रिवॉर्ड्स का एक सुपरसोनिक कॉम्बो कहा गया है, जो मल्टी बैगर बनने वाला है। बिल्कुल। और इसी उत्साह को बाइनेंस लॉन्च पैड पर लिस्टिंग की अफवाहें और हवा दे रही हैं। अच्छा। एक यूजर पोस्ट में इसका गणित भी समझाया गया है। उनका कहना है कि अगर कुल सप्लाई का सिर्फ 5% भी लिस्टिंग के समय सर्कुलेशन में आता है तो इतने बड़े होल्डर बेस की वजह से मांग बहुत ज्यादा होगी और कीमत आसमान छू सकती है। एग्जैक्टली। ये एक क्लासिक रणनीति है जो बड़े एक्सचेंजों पर लॉन्च से पहले उत्साह पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो एक तरफ तो ये तस्वीर है, तकनीकी रूप से शानदार जीरो टैक्स वाला एक टोकन, 12 लाख से ज्यादा लोगों का भरोसा और भविष्य के बड़े बड़े वादे। सुनने में तो सब कुछ बेहतरीन लगता है, लेकिन जब हमने थोड़ा और गहराई में देखा तो इसी चमकदार तस्वीर के पीछे कुछ बहुत गहरे और परेशान करने वाले साए नजर आए। और उन सायों में सबसे गहरा और सबसे पहला साया है विड्रॉल का, पैसे निकालने का। हाँ, द वोकल न्यूज के एक खोजी लेख के अनुसार ट्रेजर NFT ने अपना नाम बदलकर ट्रेजर फंड कर लिया, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है यूजर्स के पैसे निकालने की रुकी हुई प्रक्रिया। मतलब लोग अपने ही पैसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ये तो किसी भी निवेशक के लिए सबसे बुरा सपना है। बिल्कुल। मैंने मड्रेक्स और रेडिट पर कुछ पोस्ट पढ़े और वो दिल दहला देने वाले थे। एक यूजर ने लिखा, मेरी जिंदगी भर की कमाई इसमें फंसी हुई है। बाप रे। एक और ने बताया कि उनके परिवार में एक त्रासदी हुई और उस मुश्किल समय में भी वो अपने पैसे नहीं निकाल पाए। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। और ये समस्या सिर्फ विड्रॉल तक ही सीमित नहीं है। प्लेटफॉर्म पर पॉन्जी और पिरामिड स्कीम होने के भी बेहद गंभीर आरोप है। पॉन्जी स्कीम? हाँ, एक लेख में साफ साफ बताया गया है कि ये प्लेटफॉर्म हर महीने 30% तक के मुनाफे का अविश्वसनीय वादा करता है। 30% हर महीने? हाँ। वित्तीय दुनिया में एक नियम है, अगर कोई आपको गारंटी के साथ इतना ज्यादा रिटर्न देने का वादा कर रहा है तो वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर कुछ बहुत गलत कर रहा है। और मैंने पढ़ा कि इनकी कमाई का मॉडल नए लोगों को जोड़ने पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है ना? एक रेफरल सिस्टम। हाँ, और ये पिरामिड स्कीम का एक क्लासिक लक्षण है। स्रोतों के मुताबिक अगर आप किसी को सीधे अपने नीचे जोड़ते हैं तो आपको 11% कमीशन मिलता है। 11%? और उनके नीचे जुड़ने वालों से भी आपको कमाई होती है। जब किसी सिस्टम की कमाई का मुख्य जरिया उसके प्रोडक्ट या सर्विस से नहीं बल्कि नए सदस्यों को जोड़ने से आने लगे तो उसे पिरामिड स्कीम कहते हैं। पारदर्शिता की भी भारी कमी लगती है। संस्थापक और डेवलपर कौन है किसी को नहीं पता, सब गुमनाम है। और वो एरिज़ोना वाले हेडक्वार्टर की कहानी तो और भी अजीब है। बिल्कुल। कंपनी का पता एरिज़ोना में लिस्टेड है, लेकिन जब उसे वेरीफाई किया गया तो वो एक रूसी संगीत अकादमी का निकला। क्या? एक संगीत अकादमी? हाँ, ये बहुत ही अजीब बात है। और यहाँ एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो विश्वसनीयता पर सीधा हमला करता है। कौन सा? बाइनेंस स्क्वायर पर एक यूजर पोस्ट में दावा किया गया है कि ट्रेजर NFT का ब्लैक रॉक जैसी विशाल निवेश कंपनी के साथ रणनीतिक सहयोग है। ब्लैक रॉक? वो तो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। उनका नाम जुड़ने से तो प्रोजेक्ट को जबरदस्त विश्वसनीयता मिल जाएगी। और शायद यही इरादा था, लेकिन दूसरी तरफ बाइनेंस के ही एक वेरीफाइड ऑफिशियल न्यूज सोर्स ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी। अच्छा। उन्होंने रिपोर्ट किया कि ब्लैक रॉक ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करके साफ कहा है कि ट्रेजर NFT में उनका कोई निवेश या किसी भी तरह की साझेदारी नहीं है। तो ये सीधी सीधी गलत सूचना फैलाना है। बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत ही पुरानी ट्रिक है ना, अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए किसी बड़े भरोसेमंद नाम का सहारा लेना। हाँ, हमने इसे 2017 के ICO बूम में बहुत देखा था। ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है, क्योंकि यह दिखाता है कि प्रोजेक्ट नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सच को तोड़ मरोड़ने से भी नहीं हिचकिचा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक तरफ सुनहरा भविष्य दिखाने वाले वादे हैं और दूसरी तरफ घोटाले के गंभीर आरोप और झूठी खबरें। चलिए देखते हैं कि ब्लॉकचेन पर मौजूद असल आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। क्या नंबरों से कोई सुराग मिलता है? अगर हम ऑन चेन डेटा देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मार्केट कैप लगभग $5.7 मिलियन है। ओके। होल्डर्स की संख्या जैसा कि बताया गया 12,60,000 से ज्यादा है, जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी संख्या है। यह दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट ने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी तरफ खींचा है। लेकिन 12 लाख से ज्यादा होल्डर्स के हिसाब से ट्रेडिंग एक्टिविटी कैसी है?
क्या ये लोग सच में टोकन खरीद बेच रहे हैं? और यहीं पर तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। पिछले 24 घंटों का ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ $30,000 के आसपास है। सिर्फ $30,000? हाँ, इतने बड़े होल्डर बेस वाले प्रोजेक्ट के लिए ये वॉल्यूम ना के बराबर है। इससे लगता है कि ज्यादातर होल्डर्स या तो सिर्फ उम्मीद में टोकन पकड़ कर बैठे या शायद वो बेच ही नहीं पा रहे हैं। ये कम लिक्विडिटी का भी संकेत देता है। कम लिक्विडिटी? इसका आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बाजार में खरीदारों की कमी है। अगर कुछ बड़े होल्डर्स अपने टोकन बेचना चाहें तो उन्हें खरीदने वाले पर्याप्त लोग नहीं मिलेंगे, जिससे कीमत अचानक से बहुत ज्यादा गिर सकती है। इसे ऐसे समझें कि आपके पास एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जो दर्शकों से खचाखच भरा है, लेकिन बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा है। अगर भगदड़ मची तो नतीजा बहुत बुरा होगा। और खरीदने बेचने वालों के आंकड़े क्या कहते हैं? पिछले 24 घंटों में खरीदने वाले एड्रेस लगभग 803, बेचने वालों लगभग 406 से दोगुने थे, जो पहली नजर में एक अच्छा संकेत लगता है। लगता तो है, लेकिन जब हम पैसों के बहाव को देखते हैं तो कुल मिलाकर बाहर जाने वाला पैसा यानी आउटफ्लो $16,620, अंदर आने वाला पैसा यानी इनफ्लो $14,164 से थोड़ा ज्यादा था। तो आंकड़े भी एक मिलीजुली उलझी हुई तस्वीर ही पेश कर रहे हैं, कोई साफ रुझान नहीं दिख रहा। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने एक तरफ एक तकनीकी रूप से सुरक्षित और साफ सुथरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखा, एक विशाल कम्युनिटी देखी और ट्रेजर चेंज जैसे रोमांचक भविष्य के प्लान देखे, और दूसरी तरफ पॉन्जी स्कीम होने के गंभीर आरोप, यूजर्स के फंड्स का फंसा होना, गुमनाम टीम, नकली पता और ब्लैक रॉक के निवेश जैसी सरासर झूठी खबरें। यही वो बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही। ये विरोधाभास बहुत गहरा है। एक प्रोजेक्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तकनीकी रूप से इतना सुरक्षित और वेरीफाइड कैसे हो सकता है, लेकिन उसी प्रोजेक्ट पर लोगों के पैसे फंसाने और घोटाला करने का आरोप कैसे लग सकता है? क्या ये दोनों बातें एक दूसरे को काटती नहीं है? यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक है, जो क्रिप्टो में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ हमें टोकन यानी TUFT और प्लेटफॉर्म यानी ट्रेजर NFT या ट्रेजर फंड के बीच का फर्क समझना होगा। ओके। एक टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसका शरीर हो सकता है तकनीकी रूप से परफेक्ट, वेरीफाइड और सुरक्षित, जैसा कि बिट्रू का विश्लेषण बताता है। लेकिन उस प्रोजेक्ट की आत्मा तो उसके पीछे की टीम, उसके इरादे और उसका प्लेटफॉर्म होता है। और यहाँ हमें एक ऐसा केस दिख रहा है जहाँ शरीर तो स्वस्थ है पर आत्मा पर बहुत गंभीर सवाल हैं। मतलब सिर्फ कोड की जांच करना काफी नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे आप एक कार खरीद रहे हैं और आपने सिर्फ ये चेक किया कि उसका इंजन परफेक्ट है, पेंट नया है, टायर ठीक है। हाँ। लेकिन आपने ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि ड्राइवर कौन है और क्या उसके पास लाइसेंस भी है या नहीं। राइट। बिल्कुल सही कहा। टुफ्ट टोकन का कोड शायद सुरक्षित हो, लेकिन उसकी कीमत और भविष्य पूरी तरह से उस प्लेटफॉर्म की सफलता और वैधता पर निर्भर करता है, जिस पर गंभीर सवालिया निशान लगे हुए हैं। एक सुरक्षित कोड एक अविश्वसनीय प्लेटफॉर्म को नहीं बचा सकता। तो अंत में हम एक विचार के साथ रह जाते हैं। ये कहानी हमें क्रिप्टो की दुनिया में एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जब हम किसी नए प्रोजेक्ट को देखते हैं तो क्या हमारा ध्यान सिर्फ इस पर होना चाहिए कि क्या इसका कोड सुरक्षित है, या असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या इसके पीछे के लोग भरोसे के लायक हैं? बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसी तकनीक की दुनिया में जो ट्रस्टलेस यानी भरोसे की जरूरत खत्म करने के वादे पर बनी है, आखिर में सब कुछ मशीन के पीछे बैठे इंसानों पर भरोसे पर ही आकर क्यों टिक जाता है?